Am I audible to all? Yes, sir. Okay, thank Yes, you. sir. Yes, sir. Today we will be talking about basically the environmental issues and what's happening at a global level as far as the environment is concerned. So I will be speaking I can speak in Hindi, English or Hinglish. So I believe I will take it up Hinglish because that's the best way, best language जो इंडिया में सबसे अच्छा चलता है. बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग जो हैं ये टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं. सो आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं. तो हम चर्चा उस भाषा में करें जो जिसमें हम कंफर्टेबल हों और हम समझ सके एक दूसरे को. इसलिए मैं इंग्लिश में बात करता हूँ. जैसा कि आज का टॉपिक आप देख रहे हैं, द फाइनल काउंटडाउन. आप समझ सकते हैं, हम सभी जानते हैं कि पर्यावरण की जो आज स्थिति है उसमें आज फाइनल काउंटडाउन के कगार पे हम खड़े हैं. आज की जो चर्चा है मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मेरे बाजू में मेरा टैब खुला हुआ है, मैं लैपटॉप पे दे रहा हूं प्रेजेंटेशन. अगर कोई भी आपको क्वेश्चन या कुछ भी आप पूछना चाहें तो आप बिल्कुल टैब में मैसेज में आप एंटर करिए. मैं बाजू में वो देख लूंगा और डिस्कशन के बीचों बीच में मैं उस क्वेश्चन को लेने की कोशिश करूंगा. मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि पूरा लेक्चर हो जाए उसके बाद प्रश्न पूछिए, फ्लो में तकलीफ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. हम चर्चा कर रहे हैं तो जो भी, क्योंकि अंत तक याद रखना कि क्या प्रश्न पूछना है बड़ा डिफिकल्ट होता है. तो आप बीच में पूछिए, बिंदास पूछिए, मेरे फ्लो का कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड तो स्टार्ट विद, मैं सबसे पहले आज शुरू करना चाहता हूं आज का जो हमारा जो चर्चा सत्र है उसमें जो डिस्कशन है, जो लेक्चर है, विद मूवी पोस्टर. मैं ये मूवी का पोस्टर आपको दिखाना चाहता हूं. ये मूवी आप सभी ने देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा. इसमें अक्षय कुमार एक एक्टिविस्ट होते हैं जो पक्षी के लिए बहुत कंसर्न्ड होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जो मोबाइल टावर्स है उसकी जो तरंगे निकलती हैं, जो रेडिएशंस निकलते हैं, उससे पक्षी डिसोरिएंट हो रहे हैं और पक्षियों का देहांत हो रहा है. वो काफी जगह जाते हैं, काफी जगह जाके लोगों को अनुरोध करते हैं, पर कोई उसकी नहीं सुनता, चाहे पॉलिटिशियन हो, आम आदमी हो, मोबाइल टावर वाले हो, मोबाइल कंपनियां हो. एक फिक्शन है. बाद में वो आत्महत्या करते हैं और फिर पक्षी राजन बन के वापस आते हैं और लोगों के मोबाइल छीन लेते हैं. जब लोगों की मोबाइल छीन जाती है तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है, उनकी जिंदगी रुक सी जाती है. इस पोस्टर में जो नीचे में लिखा है वो आप देखें, द वर्ल्ड इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. हम आज अपने आप को इस पृथ्वी के रचयिता सोच बैठे. हम ये भूल गए हैं कि हमने इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया है. हम इस इकोसिस्टम के एक छोटे से पार्ट हैं, बहुत छोटे से. और हम अपने आप को इतने बड़े शूरवीर समझने लगे हैं कि हम ईश्वर के द्वारा बन रची हुई इस पृथ्वी को चैलेंज कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, जो मर्जी हम कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेस को खत्म कर रहे हैं. आने वाले प्रजन्म के लिए ना शुद्ध हवा बचेगी, ना पानी बचेगा. हमारी जिंदगी चल रही है, हम सिर्फ हम खुश है तो है. बट जो लाइन लिखा है, द वर्ल्ड इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमंस. चलिए इसी चीज को अगर हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और अगर हम ये सोचते हैं कि पक्षी राजन की तरह किसी दिन अगर अचानक वृक्ष राजन आ जाते हैं, और वृक्ष राजन कहते हैं अपने सारे वृक्षों को कि ये जो मनुष्य प्रजाति है ये हमें कभी भी काटती है, कभी भी हमारे साथ कुछ भी करती है, तो चलो सिर्फ 5 मिनट के लिए गौर करें, सिर्फ 5 मिनट के लिए हम इस मनुष्य प्रजाति को ऑक्सीजन नहीं देंगे तो जनाब हमारा खेल खत्म हो जाएगा. एक छोटे से वायरस ने हमको दिखा दिया है कि हम इस पूरे इकोसिस्टम के कितने छोटे से पार्ट हैं. इस वायरस ने हमको दिखा दिया है कि हम घर के अंदर कैसे बंद हो गए थे. तो अगर वृक्ष राजन आते हैं और कहते हैं कि हम ऑक्सीजन नहीं देंगे, हमारा खेल खत्म हो जाएगा. हमें फिर से ये याद रखना पड़ेगा कि हम बहुत छोटे से पार्ट हैं इस पूरे इकोसिस्टम के. तो अब चारों तरफ में जो प्रदूषण फैला हुआ है, चारों तरफ में जो
सृष्टि जो विनाश की तरफ जा रही है, समुद्र का पानी ऊपर आ रहा है, वो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इससे हमें कौन बचाएगा? इससे हमें निजात कैसे मिलेगा? गीता में लिखा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभयोत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान अवतरित होंगे धर्म के विजय के लिए और अधर्म को खत्म करने के लिए। मगर आज के इस कलयुग में, शायद ये सत्य था सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, बट आज के इस कलयुग में आपको लगता है कि भगवान जी फिर से अवतरित होंगे हमको इस प्रदूषण रूपी राक्षस से बचाने के लिए? मुझे नहीं लगता। तो ये जो है, ये दीवारों पे अच्छे लगते हैं, इनकी पूजा करें, इनकी अर्चना करें, मनोकामना पूर्ण करने के लिए इनसे दुआएं मांगे। मगर यदि इस प्रदूषण से हमें कोई बचाएगा, यदि इस पृथ्वी को बदलना है, इंसान की सोच को बदलना है, प्रदूषण को कम करना है, ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज पे रोक लगाना है, तो ये करेगा सिर्फ ये आदमी, अर्थात कॉमन मैन। कॉमन मैन अर्थात हम और आप। हमें और आपको उठ के खड़े होने पड़ेंगे, हमें और आपको उठना पड़ेगा, हमें और आपको बोलना पड़ेगा, गलत को गलत बोलना पड़ेगा, हमें और आपको बदलाव लाना पड़ेगा। ये हम और आप कॉमन मैन हैं जो बदलाव ला सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ इस संघर्ष में अग्रगण्य भूमिका हमें निकालना पड़ेगा, कॉमन मैन को। शुरू करते हैं एयर पोल्यूशन से। कुछ फैक्ट्स आपके सामने हैं। 9 आउट ऑफ 10 पीपल वर्ल्ड वाइड ब्रीथ पोल्यूटेड एयर्स। 10 में से 9 लोग पूरे पृथ्वी में प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। इट कॉजेस 7 मिलियन प्रीमैच्योर डेथ एनुअली। सालाना 7 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 7 लाख मौतें प्री मैच्योर हो रही, मतलब जिसको 60 साल जीना है वो 50 में जा रहे हैं, जिनको 70 जीना है वो 55 में जा रहे हैं। प्री मैच्योर ड्यू टू एयर पोल्यूशन। 4.2 मिलियन डेथ एवरी ईयर। हर साल 4.2 मिलियन मौतें हो रही है एयर पोल्यूशन के लिए, ड्यू टू एक्सपोजर टू एम्बियंट आउटडोर एयर पोल्यूशन। ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या है ग्लोबल वार्मिंग? थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे हम, आप में से जानना चाहेंगे कि कोई भी अगर चाहे थोड़ा सा हमें बताएं कि आपकी क्या विचारधारा है, आप क्या बोलना चाहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। एनीवन? थोड़ा इंटरैक्टिव रखते हैं, नहीं तो बहुत बोर हो जाएगा अगर मैं एक अकेला बोलता रहूंगा तो। पृथ्वी का जो टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ रहा है उसको ग्लोबल वार्मिंग बोल सकते हैं। बिल्कुल सही है सर। पृथ्वी के सतह का टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे कोई और आगे बोलना चाहेंगे? सर कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन इज वेरी हाई। का टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है कि थोड़ा सा परिचय देंगे सर, थोड़ा परिचय देंगे। हाँ, मैं ओम प्रकाश झिमटे बोल रहा हूँ सर। कहाँ से सर? यशवंतराव चौहान शिक्षण महाविद्यालय मंगरूळ पीर, वाशिम डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। पृथ्वी का टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है कि जो ये है ग्रीनरी है, झाड़ है अपने, वो खत्म हो रहे हैं, सब कंक्रीटीकरण हो रहा है, बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, जो पार्क है वो जंगल कम हो गए हैं, उसकी वजह से पानी कम हो गया है, ओजोन का लेयर कम हो गया है, इसलिए वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसलिए ग्लोबल काफी हद वार्मिंग तक ज्यादा बढ़ आपने रहा है। सही बोला है। और कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण के बारे में? सर ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। हाँ जी, ग्रीन हाउस गैसेस, ड्यू टू द ग्रीन हाउस गैसेस। तो कौन सा बोल रहे हैं? अनिकेत मदनकर। कहाँ से सर? सर संत गाडगे महाराज महाविद्यालय हिंगणा। ओके, नागपुर। यस सर, नागपुर। ओ ग्रेट। आपसे परिचित हूँ सर, मेरे से इंस्टीट्यूट ऑफ परिचित साइंस है? में। वाह। हाँ जी, हाँ सर, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं। अरे क्या बात है, बस। एमएससी वहां से था सर, 2013 2015 केमिस्ट्री। अरे केमिस्ट्री आपके काफी लेक्चर्स अटेंड किए सर। 2013 2015। हाँ हाँ, ओके ओके। तो हमारा जो एनजीओ है ग्रीन विजल फाउंडेशन, उसकी जो टीम लीड है, जो कैप्टन है, वो भी 2015 की पास आउट है, सुरभि जायसवाल। आप जानेंगे शायद उनको। यस सर, पहचानते। फिर आप मेहुल को, आप हॉस्टल में थे क्या? मेहुल में, हाँ सर, मेहुल तो खास दोस्त है हमारा।
अरे क्या बात है, मेहुल भाई खास होते, बधाई मेहुल भाई। क्या बात है, मेहुल भी आज हमारे साथ है। क्या बात कर तो बड़ा अच्छा लगता है सर। और मैं थोड़ा हाँ, लेक्चर को ना थोड़ा रिलैक्स रखना चाहता हूँ, तब बहुत हाई प्रोफाइल में ठीक, जाना नहीं चाहता हूँ। बराबर। मेहुल भाई, ये अनिकेत मदनकर जी हैं आज के इस चर्चा में, जो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एमएससी के। आप हॉस्टल में थे क्या वो भी? क्या बात है, हॉस्टलाइट है। यस सर। भाई शाबाश, अलग से मिलते हैं सर। मेहुल भी जरूर मेरे सर, साथ जरूर। है। मैंने बताया मेहुल को भी, उसको भी चेहरे पे अचानक बहुत खुशी छा गई मेहुल के। हॉस्टलाइट्स की खुशी दिखती बनती है सर। हॉस्टल की किसी लाइफ ही दोस्त अलग का। होती है भाई। हाँ, बराबर सर। हॉस्टल की लाइफ ही अलग होती है, मैं भी था। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मैं एक बहुत सिंपल से ड्राइंग के जरिए जिन लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है या पता नहीं है, उनको बताना चाहूंगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि सूरज है और ये पृथ्वी है। सूरज की रोशनी पृथ्वी से टकराती है और उसे आउटर स्पेस में चले जाना चाहिए। जब तक ये आउटर स्पेस में जा रहा था, कोई टेंशन नहीं था, पर अब ये बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लू एक वलय आप देख रहे हैं, ये है ग्रीन हाउस गैसेस का वलय, प्रदूषण का वलय। इससे क्या हो रहा है कि सूरज की रोशनी आकर टकरा तो रही है, मगर बाहर जा नहीं पा रही है। या तो ये रीडायरेक्ट हो जा रहा है पृथ्वी की तरफ, या फिर ये अब्सॉर्ब हो जा रहा है ग्रीन हाउस गैसेस के बीच में, जिसके कारण गौर करें, जिसके कारण पिछले 100 साल में एवरेज पृथ्वी का टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। और यहीं पे सबसे बड़ा टेंशन शुरू हुआ है। अब इसके साथ लोग, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को जोड़ के देख रहे हैं। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पृथ्वी की सतह जो पिछले 100 साल में 1.1 डिग्री एवरेज बढ़ गया है, इससे लोग क्लाइमेट चेंज को जोड़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज क्या है? एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हमको लगता है कि पिछले साल गर्मी नहीं पड़ी थी, इस साल बहुत गर्मी पड़ी, क्लाइमेट चेंज हो गया। ऐसा नहीं है। अरे यार, पिछले साल तो जून में बारिश नहीं हुई थी, इस साल जून में बारिश हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया। ऐसा नहीं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज सदियों में होता है, एक लंबे स्पैन में होता है। मैं हर जगह पे एक एग्जांपल देता हूं। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पोएम लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था, गीतांजलि में ये पोएम है जिनके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला। वो अमीरी और गरीबी के बीच में जो डिफरेंस है, उसको दर्शाते हुए वो कह रहे हैं कि हे चेरापूंजी, थोड़े से बादल आप उधार दे सकते हैं क्या सहारा मरुस्थल को। चेरापूंजी एक ऐसी जगह है जहां पे 12 महीने बारिश होती थी, और सहारा मरुस्थल में बिल्कुल बारिश नहीं होती थी। इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर जी अमीरी और गरीबी के बीच का एक समन्वय लाने के लिए कह रहे हैं कि अमीरों का जो धन संपत्ति है, वो गरीबों में थोड़ा सा मिल सकता है क्या। अगर इसे हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें, और अगर आज माननीय श्रद्धेय रविंद्रनाथ टैगोर जी फिर से अवतरित होते, तो वो चौंक जाएंगे, क्योंकि आज चेरापूंजी में बारिश कम हो गई है और सहारा मरुस्थल में बारिश शुरू हो गई है। ये जलवायु परिवर्तन है। जब एक लंबे समय के लिए पूरा पैटर्न बदल जाता है, जब पक्षियों का प्रजनन बदल जाता है, जब बारिश, गर्मी और ठंडी का महीना बदल जाता है, एक साल के लिए नहीं, परमानेंट रूप में, उसे हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। देखिए, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कुछ मैं आपके सामने समक्ष पेश कर रहा हूं। जो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि समुद्र का जो लेयर है, समुद्र की जो पानी की सतह है, वो ऊपर आ रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आइस कैप, बर्फ शिलाएं मेल्ट हो रही हैं, और ये बर्फ शिलाएं मेल्ट होके ये पानी समुद्र में जा रहा है और समुद्र का लेयर ऊपर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि 1995 से अगर हम 2020 की बात करें, पिछले 25 साल में अगर हम देखते हैं, तो लगभग 100 mm समुद्र का लेयर ऊपर आ गया है। और अगर यही चलता रहा, तो हर साल करीब करीब 3.3 मिलीमीटर से समुद्र का लेयर ऊपर आ रहा है। 3.3 मिलीमीटर पूरे समुद्र का लेयर, तो आप समझ सकते हैं किस मात्रा में
हमारी बर्फ शिलाएं पिघल रही हैं। ग्लोबल टेम्परेचर राइज, जैसा मैंने आपको बताया, अगर यहां पे अगर हम देखते हैं 1920 में से अगर हम टेम्परेचर को देखते हैं और अभी तक का हम देखते हैं, तो हम देखते हैं 1.1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ चुका है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन से सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। हमको लगता है कि औद्योगिक इकाइयां सबसे ज्यादा प्रदूषण करती है, गाड़ियां करती हैं। अब अगर हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा प्रदूषण इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन कर रहा है, अर्थात हमारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं। कल हमारे जो अगला लेक्चर, जैसा मेरी मैडम से बात हुई, उसमें हम चर्चा करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है इस पर्यावरण संरक्षण के लिए और इस ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इससे लड़ने के लिए। थोड़ा सा मैं अभी टच कर रहा हूं कि हम आज नागपुर शहर में, महाराष्ट्र में इलेक्ट्रिक व्हीकल की धूम मची हुई है। 2 व्हीलर सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। पर देखिए, जब तक उसकी चार्जिंग हम सोलार से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा से नहीं करेंगे, तब तक क्या फायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल का। हम हमारे घर में लगा देते हैं और हम इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करते हैं, अर्थात जो टेल पाइप पोल्यूशन है गाड़ियों के, वो हम थर्मल पावर प्लांट में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि उतनी ऊर्जा हम ज्यादा ले रहे हैं और उतनी ऊर्जा ज्यादा लेने के कारण थर्मल पावर प्लांट को उतना ऊर्जा और बनाना पड़ रहा है और उतना ही ज्यादा एमिशन हो रहा है। क्योंकि आपके समक्ष है ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट प्रोडक्शन यूनिट करते हैं। सेकेंड, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड अदर लैंड यूज, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्री हम जानते हैं काफी ज्यादा करते हैं। ये आपके समक्ष है जो कौन सा सेक्टर मेनली कितना ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है। अगर हम देशों की बात करें तो चलिए देख लेते हैं। चाइना आज 30% पोल्यूशन कर रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स 15%, यूरोपियन यूनियन सब मिला के 9% और हम अकेले 7%। मतलब जहां तक वायु प्रदूषण की बात है, जहां तक प्रदूषण करने की बात है, हम इंडिया चौथे पायदान पे है। इसके साथ रशियन फेडरेशन है, जापान है और बाकी सारे देश मिलकर 30%। शोकांतिका देखिए, चाइना अकेला 30% और बाकी सारे देश मिलकर 30%। ये अगर आप 4-5 देश छोड़ दे तो अब इससे बचने का उपाय क्या है? इसके लिए पेरिस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर हुआ है। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? पेरिस एग्रीमेंट 2015 में लागू हुआ था, टेबल किया गया था, 2016 में टेबल किया गया, 194 देशों ने इसमें हस्ताक्षर किए और इंडिया ने भी माननीय महात्मा गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 में इंडिया ने भी पेरिस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए। पेरिस एग्रीमेंट के पहले क्योटो प्रोटोकॉल था। क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में लागू हुआ, 2012 तक था। पर क्योटो प्रोटोकॉल की एक सबसे बड़ी खामी जो हमको बाद में दिखी सबको, वो ये थी कि क्योटो प्रोटोकॉल में अमेरिका ने हस्ताक्षर नहीं किया। अमेरिका ने सबके ऊपर दबाव डाला, साइन करो साइन करो, जलवायु परिवर्तन को रोकना है, पर खुद ने नहीं किया। अब प्रश्न उठता है कि अमेरिका साइन क्यों नहीं किया? अमेरिका इसलिए साइन नहीं किया क्योंकि अगर आप क्योटो प्रोटोकॉल या पेरिस एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर करोगे तो आपके कार्बन उत्सर्जन को कम करना पड़ेगा। यू हैव टू रिड्यूस योर कार्बन एमिशन, एंड इफ यू रिड्यूस योर कार्बन एमिशन देन यू कहीं ना कहीं पे आपको औद्योगिकरण में थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड इफ यू कंट्रोल औद्योगिकरण, आपकी आर्थिक स्थिति में उसका इंपैक्ट होगा और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ेगी तो आप विश्व के मानचित्र से अफगानिस्तान या ईरान जैसे देशों को कैसे मिटा पाओगे? और अमेरिका हर वक्त इकोनॉमी के पीछे जाता है। तो पेरिस एग्रीमेंट में यह हुआ कि जब तक 55% प्रदूषण करने वाले देश हस्ताक्षर नहीं करेंगे तब तक पेरिस एग्रीमेंट लागू नहीं होगा।
पेरिस एग्रीमेंट का लक्ष्य क्या है? पेरिस एग्रीमेंट का सिंपल लक्ष्य है कि जो आज पिछले 100 साल में टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर, एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 1.1 डिग्री बढ़ गया है, वो किसी भी हालत में 1.5 तक रोकना है, और अगर 1.5 नहीं हुआ तो 2 डिग्री तक तो पक्का ही हमें रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर 2 डिग्री के ऊपर बढ़ गया तो ये विनाश है। कोशिश 1.5 डिग्री का करना पड़ेगा। जैसा कि हमने आपको बताया क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, और फिर जब अमेरिका ने साइन किया, चाइना ने साइन किया, तो हम 55% प्रदूषण करने वाले देश का लेवल टच कर पाए, तो पेरिस एग्रीमेंट लागू हुआ। मगर अमेरिका ने रेटिफाई किया 3 सितंबर 2019, और 2 महीने के अंदर में ऑनरेबल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया कि हम इससे बाहर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको समझ गया ट्रंप साहब को कि पेरिस एग्रीमेंट को अगर ऑनर करना है, कार्बन एमिशन को अगर कम करना है, तो इसका इंपैक्ट आर्थिक स्थिति पे आएगा, और तुरंत अमेरिका पेरिस एग्रीमेंट से बाहर हो गया। अब देखिए पर्यावरण, आज एनवायरमेंट साइंस, एनवायरमेंट कितना ग्लोबली कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में आज भी वो इंपॉर्टेंस दिख नहीं रही है। अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति चुनाव का एक अभूतपूर्व मुद्दा यह था कि जो बिडेन साहब का कहना था कि अगर मैं राष्ट्रपति चुना जाता हूं तो मैं पेरिस एग्रीमेंट में वापस जाऊंगा। वो चुन के आए और उन्होंने वादा निभाया। अमेरिका फिर से वापस पेरिस एग्रीमेंट में आया। हाल ही में इसी साल और पिछले साल अमेरिका 19 फरवरी 2021 में अगेन बिकेम ए पार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। ये कुछ कार्टून से आपके लिए, ट्रंप साहब को बिल्कुल पसंद नहीं है, पेरिस एग्रीमेंट उखाड़ फेंकना चाहते हैं। उन्होंने विश्व के सारे देशों को बताया कि पेरिस एग्रीमेंट बकवास है, पेरिस एग्रीमेंट में कोई मतलब नहीं है, कोई जलवायु परिवर्तन नहीं हो रहा है, इकोनॉमी पे ध्यान दो, इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट। मगर उनकी बात छोड़ के सभी देश, 194 देशों ने पेरिस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया, क्योंकि सबका यह मानना है कि अब गेम हाथ से बाहर निकल जा रहा है। अभी कुछ नहीं किए तो आने वाले दिनों में पृथ्वी जीने लायक नहीं बचेगी। तो चलिए देखते हैं कि भारत ने क्या वादे किए पेरिस एग्रीमेंट में। भारत ने बेसिकली 3 वादे किए। भारत का पहला वादा, भारत कब कर रहा है वादा? 2016 में। 2016 में जब भारत ने इसको रेटिफाई किया तो भारत ने पहला वादा किया कि 2030 तक, मतलब 14 साल बाद, हम 2005 में जितना कार्बन एमिशन करते थे उससे भी 35% कम करेंगे। गौर करिए, 2016 में भारत वादा कर रहा है कि 2030 तक हम 2005 में जितना करते थे उससे भी 33 से 35% कम करेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कैसे करेंगे, क्योंकि भारत एक विकासशील देश है, भारत आगे बढ़ रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि 2005 में जितना करते थे उससे भी 33% कम करेंगे, कैसे करेंगे? यहां पे आता है भारत का दूसरा वादा कि हमारी जो ऊर्जा की खपत है उसके 40% हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में ले जाएंगे। फॉसिल फ्यूल, कोयला, पेट्रोलियम से हटके हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में जाएंगे 2030 तक, मुख्यतः सोलार एंड विंड एनर्जी। और भारत का तीसरा वादा था कि हम भारी मात्रा में पेड़ लगाएंगे, जिससे जो कार्बन एमिट हो गया है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। मैं गर्वित हूं और आप लोगों को भी गर्वित होना चाहिए, क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं और पिछला जो हमारी सरकार थी, पिछली सरकार, उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को इंपॉर्टेंस देते हुए 5 साल में 33 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय लिया। लोग बोलेंगे कहां लगा, क्या लगा, कहां है, मर गए, पर एक कोशिश हुई। 33 करोड़ में से अगर 10 करोड़ भी बचे, 5 करोड़ भी बचे, तो भी एक अचीवमेंट।
मुझे नहीं लगता है कि भारतवर्ष के कोई भी स्टेट ने इतना मैसिव रूप से प्लांटेशन किया। और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखाने के लिए नहीं था, ये 5 साल का टेन्योर में किया गया। अच्छा लगता है जिस प्रदेश में आप रहते हैं और जिस प्रदेश में खड़े होकर आप पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं, उस प्रदेश की सरकार पर्यावरण के प्रति संवेदनशील है। अच्छा लगता है। अच्छा, एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, यहाँ पे ऐसे कोई है जिनको हिंदी समझने में मुश्किल होती है? कभी कभी क्या है, ईस्टर्न या साउथ से कुछ मेंबर्स रहते हैं। इज देयर एनीवन हु फील्स डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी? चलिए, अच्छी बात है, सभी राष्ट्रभाषा को समझते हैं। थैंक यू सो मच। सर मैक्सिमम लोग महाराष्ट्र से ही है। हाँ जी, बोलिए। Sir, maximum participants are from Maharashtra. ओके फाइन, क्योंकि व्हाई आई एम सेइंग दिस, व्हाट हैपेंड, यस सर, सबको हिंदी समझती। yes sir, once it happened that after I completed almost half of my lecture, then one gentleman raised his hand and he said that he's from south and he doesn't understand Hindi. नहीं सर, ये बैच में समझती है सबको, कोई प्रॉब्लम। चलिए, थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि अगर हम हिंदी या मराठी में बात करें तो बात दिल तक जाती है, इंग्लिश में बात करें तो बात दिमाग तक जाती है। और यहाँ पर्यावरण संरक्षण की अगर हम बात कर रहे हैं तो मामला दिलों का है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, नीरव पांडे जी थैंक यू सो मच, आपने ठेंगा दिखाया, मतलब गुड वाला ठेंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ये आपसे बात करना चाहूंगा कि भारत ने वादे तो किए, तो क्या भारत वादा निभा रहा है या फिर कस्मे वादे प्यार वफा के वादे हैं, वादों का क्या? जी नहीं, बिल्कुल भारत वादा निभा रहा है। और आपको जान के खुशी होगी कि फॉसिल फ्यूल का जो हमारा कंजम्पशन था वो 69.8% से घट के 63.5% हुआ है। सोलर कैपेसिटी में जबरदस्त इजाफा होते हुए 1.5% से 7.4% तक पहुंचे। देखिए, अब तीसरा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब आपके ऊपर है, आप एक गिलास में आधा गिलास पानी समझे या आधा गिलास खाली समझे। 2014 तक हमारे पास सोलर पावर टोटल 2.63 गीगावाट था और 2014 से 2020 तक वो बढ़ के 36 गीगावाट हो गया। अब आप अगर अपना पीठ थपथपाना चाहते हैं तो ये देख लीजिए कि भाई 6 साल में हम 2.6 से बढ़ के 36 पे पहुंच गए। वाह गुरु, कमाल हो गया यार। और अगर थोड़ा सीरियसली सोचना चाहते हैं तो ये एंगल से सोचिए कि जब पूरा विश्व सोलार पावर के पीछे भाग रहा था तो 2014 तक हम सो रहे थे। भारत जैसे इतने विशाल देश में 135 करोड़ पॉपुलेशन लेके 2014 तक सिर्फ 2.63 गीगावाट। दोनों एंगल से आप देख सकते हैं। थोड़ी सी मुश्किल हो रही है यहाँ पे। जो लोग, आप लोग क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं, मेरे ख्याल से जो जेंट्स, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, उनमें से 80% तो होंगे, क्योंकि क्रिकेट तो हमारा एक रिलीजन है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाजू में, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, वो ही रिलीजन है। तो मसला ऐसा हो गया कि 50 ओवर के मैच में 40 ओवर तक सो रहे थे। अब आखिरी के 10 ओवर में मारो मारो मारो, जितना रन बना सकते हो बनाओ। नहीं, ये शोकांतिका है। 2014 तक 2.63 गीगावाट, और भारत भौगोलिक रूप से बेहतरीन जगह पे खड़ा है जहां आप सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, पर हमने नहीं किया था, अब हम कर रहे हैं। वेरी गुड। देखिए, इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग जो मैं आपके सामने देना चाहता हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमने वादा किया था 2016 में कि 2030 तक हम हमारे कार्बन एमिशन को 2005 में जितने करते थे उससे भी 35% कम करेंगे। और अभी 2020 तक, 2021 तक हमने ऑलरेडी 21% कम कर दिया।
बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमने ऑलरेडी 21% कम कर दिया है। और ये जान के आपको भी खुशी होगी कि अगर हम ग्लोबली बात करें तो पवन ऊर्जा में हम चौथे पादान पे खड़े हैं पूरे विश्व में, और सोलार में हम 5वें पादान पे खड़े हैं। और हमारी सोलार तो आपने देखा कि 13 टाइम्स बढ़ गया हमारी जो कैपेसिटी थी। ये हमको लाके विश्व पटल में खड़ा करता है, क्योंकि अगर हम प्रदूषण कर रहे हैं, तो हम उसको रोकने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। परसों एक आर्टिकल आया, हिंदू में रिलीज हुआ, जिसमें प्रयासों का आकलन किया गया और उसमें 180 देशों में भारत को सबसे नीचे रखा गया। ये कैसे हुआ पता नहीं, आर्टिकल लिखने वाले ने विश्लेषण नहीं किया। मैं 2 दिन से इस आकलन के पीछे का कारण ढूंढ रहा हूं। ऑब्वियसली कोई एक आर्टिकल, कोई एक स्टडी, आप लोग इतने रिसर्च करते हैं, आप लोग जानते हैं कि कोई एक स्टडी के ऊपर भरोसा करके आप कोई ठप्पा नहीं लगा सकते। बट जितना मैं भारत के प्रयासों को देख रहा हूं, समझ रहा हूं, आंकने की कोशिश कर रहा हूं, 180 देशों में सबसे नीचे, मुझे नहीं लगता ऐसा होना चाहिए। खैर, इसके बारे में शायद मेरा एक और लेक्चर अगले वीक में होगा, जिसमें हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स की बात करेंगे। इस आर्टिकल के बारे में आप भी पढ़ें, हम भी पढ़ें, आप भी सोचें, हम भी सोचें, चिंतन करें, मंथन करें, और अगले लेक्चर में इसको हम डिटेल में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज, और हमारे फॉरेस्ट कवर जो है वो सरकार क्लेम कर रही है कि हमने काफी बढ़ाया है, बट यहां पे मैं सहमत नहीं, क्योंकि हमारे शहर से जिस तरह से पेड़ कट रहे हैं, कंपेंसेटरी प्लांटेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, नहीं के बराबर है। NHAI रास्ता बना रहा है, कंपेंसेटरी प्लांटेशन नहीं कर रहा है। ऐसे में ये मान लेना कि हमारे फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है, मुझे तो ये कागजी खेल लगता है। चलिए, इसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आएंगे, और दूसरा टॉपिक है हमारा, सॉरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था कि कंसिडरिंग कि भारत अब 2030 तक जो वादे किया था वो शायद 2023 या 24 तक अचीव कर लेगा, और ग्लोबली ये सोचा गया कि 2016 में जिन लोगों ने वादे किए थे वो काफी नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है पृथ्वी के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री पे रोकने के लिए, और इवन 2 डिग्री पे रोकने के लिए। तो इसलिए अब जो वादे किए हैं उसको रिवाइज करने की बात आ रही है। तो COP26 में इसे रिवाइज करने का सजेशन आया, तो भारत ने यह कहा कि हमने जो कहा था कि 2030 तक हम हमारे कार्बन एमिशन को 2005 की तुलना में 35% कम करेंगे, अब भारत बोल रहा है 48% कम करेंगे। और जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, टोटल एनर्जी का 40% हम रिन्यूएबल में कन्वर्ट करेंगे। अब भारत कह रहा है कि हम 65% को कन्वर्ट करेंगे, और टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का जो भारत के पास जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो इंडिया अब कह रहा है कि 450 गीगावाट तक ले जाएंगे। वादे बड़े हैं, लगे रहे तो कर सकते हैं। और इन सब के बीचों बीच वो आर्टिकल आना कि भारत 180 देशों में 180 पोजीशन पे है, काफी चिंताजनक है। इसके बाद हम कुछ लोकल इश्यूज में आएंगे, जो हमारे शहर के इश्यूज हैं, जो आपके शहर के इशू हैं, जो पूरे महाराष्ट्र के इश्यूज हैं। मैं 2 मिनट का एक थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहूंगा कि अभी तक हमने जो बात करी, मेरे चैट बॉक्स में मैं चाहूंगा कि आप लिखें कि क्या मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, क्या आप समझ पा रहे हैं, या आप कोई सजेशन देना चाहेंगे जिस हिसाब से मेरा इस लेक्चर को चेंज करना चाहिए। और इट्स ऑल गुड, समझ में आ रहा है, एंड थिंग्स आर गुड, गोइंग वेल।
तो मैं चाहूंगा कि चैट बॉक्स मेरे पास खुला हुआ है, इसमें आप अपनी प्रतिक्रिया दें, कुछ लिखें, सो दैट आगे के 45 मिनट्स हम उस तरह से आगे बढ़े, क्योंकि ये मोनोलॉग होते जा रहा है। चलिए, दिस इज सो नाइस सर, थिंग्स आर गुड सर, यस सर, थैंक यू सो मच। बाकी लोगों से भी मैं थोड़ा सा प्रतिक्रिया चाहूंगा। So can I say instead of writing? या श्योर, Because my question is bit lengthy. बोलिए ना, क्या क्वेश्चन? सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे फॉरेस्ट कवर की बात आपने की, एंड रियली वी डोंट हैव एनी, हमारे पास ऐसा कोई पैरामीटर है क्या कि हम चेक कर सकते हैं कि फॉरेस्ट कवर, अगर वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहता है बड़े हैं तो कैसे, बड़े नहीं हैं घटे हैं तो कैसे, और उसको कितना और डेवलप करने की जरूरत है? हमारे पास कहीं इसका मैकेनिज्म में पढ़ने का फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ है हमारे पास? बिल्कुल है मैडम। देखिए, सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा कि कोई भी शहर में, कोई भी गांव में, कहीं पे भी ये बोला जाता है कि 33% ऑफ योर लैंड शुड बी अंडर फॉरेस्ट, मगर शहर में ये पॉसिबल नहीं है। शहर में अगर 18% लैंड भी फॉरेस्ट के अंदर में है, ग्रीन कवर के अंदर में है, तो दैट इज वेरी गुड। और मगर अगर यहाँ हम 18 हो जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट में हमें 50 तक जाना है। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है, उनके पास डेटा रहता है, सैटेलाइट पिक्चर के जरिए ये बताया जाता है कि इंडिया का फॉरेस्ट कवर क्या है। और शहरों की अगर हम बात करें, तो शहरों में ट्री सेंसस होता है, शहरों में पेड़ों की गिनती होती है। अगर हम नागपुर शहर की बात करें, अनफॉर्चुनेट, देखिए, जो ट्री एक्ट है 1975 ट्री एक्ट जो 2021 में अमेंड हुआ है, उसके अनुसार शहरों में, गांव में, मतलब रेसिडेंशियल जहां लोग रह रहे हैं, वहां पे आपको पेड़ों की गिनती हर 5 साल में करनी है। बट शोकांतिका है कि हमारे शहर में 2011 के बाद कोई पेड़ों की गिनती नहीं हुई है। कारण अलग अलग है, मैन पावर की कमी है, फाइनेंस की कमी है, समय लगने वाला है। पर मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो कमी है वो इच्छा शक्ति की कमी है। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, या फिर ये कह लीजिए कि अगर हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं है तो हम एग्जाम देते नहीं है, क्योंकि मालूम है फेल हो जाएंगे। अगर हम जानते हैं कि हमारे शहर से पेड़ अलार्मिंग रूप से घट गए हैं, तो शायद हम इसीलिए काउंटिंग नहीं कर रहे हैं, काउंटिंग करेंगे और झमेला होगा। बट जहां तक देश के फॉरेस्ट कवर की बात है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के जरिए, सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए ये बिल्कुल किया जा सकता है। वैशाली सुखदेव मैडम ने लिखा, सेशन इज गोइंग ऑल वेरी अपडेटेड इंफॉर्मेशन, थैंक यू। हर्षल गजबियन, यस सर, सेशन इज ग्रेट, योर कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मैडम आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, आगे बढ़े। यस सर, थैंक यू। थैंक यू। आप कौन बोल रही थी मैडम, परिचय दें। सर इसके आगे थोड़ा सा पूछना है। पूछिए। यस सर, जैसे फिर हमारा अगर काउंटिंग या सेंसस अप्रोप्रिएटली नहीं होता है, एंड सेकेंडली बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन अगेन वी आर कटिंग द फॉरेस्ट, तो हम उसको किस पैरामीटर्स पे करते हैं? लॉ रेगुलेशंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिर भी फॉरेस्ट कवर हमें पता है कि उतना एक्सटेंड नहीं हो रहा है, तो हमने क्या, उसके लिए हम क्या स्ट्रॉन्ग स्टेप्स ले सकते हैं और क्यों नहीं ले रहे? चलिए मैडम, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आप समझ जाएंगे। हमारे देश में वाटर पोल्यूशन के लिए बड़े कड़क एक्ट बना हुआ है कि कोई भी इंडस्ट्री पोल्यूटेड पानी को डिस्चार्ज नहीं कर सकता है। इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को सुपर पावर दिया गया है कि वो आपके इंडस्ट्री में कभी भी घुस सकते हैं, कभी भी सैंपल ले सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और आपके ऊपर फाइन ठोक सकते हैं, यहां तक कि आपका इंडस्ट्री बंद करा सकते हैं। एकदम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों को देवराज इंद्र का पावर दिया गया है। जहां चाहे वो दधीची जी के बने हुए अपने अस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। मगर इसके बाद भी सदियों से हमारे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा क्यों है? क्योंकि हम इंप्लीमेंटेशन नहीं करते। कानून अपने जगह पे है मैडम, पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ये वो देश है
जहां पे अगर कोई चीफ मिनिस्टर अपने फ्लाइट के दुर्घटना से उनकी हेलीकॉप्टर घने जंगल में गिरता है, तो लोग ये डिमांड करते हैं कि उस घने जंगल के अंदर उनका स्मारक बनाना है, जिसके लिए 2 लाख पेड़ काटने। ये हमारी विचारधारा है। इस विचारधारा को बदलना है। आम आदमी की विचारधारा, सरकार की विचारधारा। अगर हमारे देश में कंपेंसेटरी प्लांटेशन ठीक से हो, जो कानून बोलता है कि आज जो मॉडिफाई हुआ है उसमें ऐसा है कि अगर आप कोई पेड़ काटते हैं तो उस पेड़ की जितनी उम्र है उतने पेड़ आपको लगाने हैं। अगर ये हो जाए तो शायद जो पेड़ कम हो रहे, ग्रीनरी कम हो रहे, उससे काफी हद तक हम निजात पा पाएंगे। चलिए हम लोकल इश्यूज में आते हैं। ये एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम नागपुर शहर की, आपके भी सब सेम है। ये फोटोग्राफ्स हमारे ग्रीन विजिल हमारी एनजीओ है, उसके टीम लीड है सुरभि जायसवाल, उनके द्वारा लिया हुआ है कोराडी थर्मल पावर प्लांट का। आप देख सकते हैं प्रदूषण की मात्रा। मैं आपको बताऊं कि हमारे देश में सबसे पहले 102 ऐसे शहर चिन्हित किए गए जिन्हें नॉन अटेनमेंट सिटी बोला गया, जहां पे प्रदूषण है, वायु प्रदूषण की बात करें। और उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने और 20 शहरों को जोड़ दिया, तो टोटल हमारे देश में अभी 122 ऐसे शहर हैं जिसमें भारी मात्रा में वायु प्रदूषण है, जिसे नॉन अटेनमेंट सिटी बोला जाता है। और दुख की बात है कि उसमें हमारे अपने महाराष्ट्र के 17 शहर हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने 2015 में ये शुरू किया है मेजरिंग के बारे में। हम अगले लेक्चर में इसको लेंगे कि भाई इनिशिएटिव क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, बाकी सब क्या है। ये आप एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि आप नागपुर के भी चौक चौक में देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा है जहां AQI दिखाया जाता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये सारे पैरामीटर्स उसमें होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, बेंजीन, लेड, ये सब मिला के आपके शहर का एक मौजूदा हालात में सुबह 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे क्या स्थिति है, वो AQI इंडेक्स दिखाता है। और अगर ये 0 से 50 के बीच में रहा तो आपके एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छा है। 51 to 100 रहे तो सैटिस्फैक्ट्री है, 101 से 200 रहे तो मॉडरेट, और 200 के बाद पुअर, 300 के बाद वेरी पुअर, और 400 के बाद सीवियर। और बता दें कि हम जब दिवाली की रात लगभग पूरा भारत वेरी पुअर के रेंज में रहता है। 31 दिसंबर की रात भी पूरा भारत वेरी पुअर के रेंज में रहता है। और कभी कभी पाकिस्तान को क्रिकेट में हराने के बाद रात को भारत पुअर के रेंज में रहता है, क्योंकि ये फटाके हर जगह नहीं बजते, मगर 31 और दिवाली में पूरे भारतवर्ष में फटाके फूटते हैं। ये चार्ट है आपके समक्ष। ये मैंने आपको बताया कि AQI के क्या क्या पैरामीटर्स हैं। अब अगर हम नागपुर शहर की बात करें तो देखिए हमारे पास 5 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन थे। उद्योग भवन, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस, शंकर नगर, सदर, हिंगना, टी पॉइंट। इसमें आप देख सकते हैं कि उद्योग भवन सिविल लाइंस में, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस सिविल लाइंस में, शंकर नगर सिविल लाइन से 3 किलोमीटर दूर है, और सदर में एक है जो कि सिविल लाइन से 2 किलोमीटर दूर है। सिर्फ एक हिंगना टी पॉइंट है जो थोड़ा दूर है। अर्थात 5 स्टेशन में से 4 स्टेशन खुद के इधर गिर्द घूम रहे हैं। अब हमें और 4 स्टेशन मिले, हमने कहा लगा दिए, एक VNIT कैंपस में, एक LIT कैंपस में, जो अगेन सिविल लाइंस के करीब है। तो आज हमारे पास 9 स्टेशन में से आप देख सकते हैं कि 6 स्टेशन सिविल लाइंस के इधर गुदर घूम रहा है। सिविल लाइंस जहां पे कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं है, सिविल लाइन जहां सबसे ज्यादा पेड़ है, सिविल लाइन जहां पे वेहिकुलर ट्रैफिक कम है, हेवी व्हीकल नहीं चलते,
उस एरिया के आसपास में 3 किलोमीटर के रेडियस में हमने 6 स्टेशन लगा दिए, जबकि स्टेशन लगने चाहिए थे भांडेवाड़ी में, स्टेशन लगने चाहिए थे सदर महल में, स्टेशन लगने चाहिए थे सीए रोड में, स्टेशन लगने चाहिए थे दिघोरी में। जहां जहां पोल्यूशन ज्यादा है वहां पे आपको स्टेशन लगाने चाहिए, और हम खुश हैं जहां जहां पे अच्छा है वहां पे हम स्टेशन लगा रहे हैं। और एक बात आप सोचें, अगर आप सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वेबसाइट पे जाएंगे तो ऊपर में एक स्ट्रिप आता है AQI, सारे देश का AQI बताया जा रहा है। अगर उसमें आप क्लिक करेंगे और नागपुर में जाएंगे और एकदम एक्सट्रीम कॉलम में जाएंगे तो आप देखेंगे लिखा हुआ है 1 स्टेशन डेटा। ये जो उद्योग भवन में जो स्टेशन है ना, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफिस के छत पे, सिर्फ वहां का डेटा भेजा जाता है। सिविल लाइंस के घने ग्रीनरी के बीच में व्हीकुलर ट्रैफिक नहीं है, इंडस्ट्री दूर दूर तक नहीं है, वहां के डेटा को नागपुर से भेजा जा रहा है और उसके ऊपर वे बेस करके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बोल रहा है नागपुर की परिस्थिति क्या है। और उसके बावजूद भी अगर हम कभी सीवियर में भी आते हैं तो ये मान के चलें कि अगर वो जगह सीवियर है, या अगर हम समझ लीजिए फेयर में भी आते हैं, मॉडरेट में आते हैं, नॉट सीवियर, मॉडरेट में आते हैं, तो ये मान के चलिए अगर सिविल लाइंस मॉडरेट है तो बाकी नागपुर हमारा वेरी पुअर है। हमने ये आवाज काफी बार उठाई है कि अगर आपको एयर क्वालिटी के बारे में टिप्पणी करनी है तो आपको कम से कम 20 स्टेशन लगेंगे और आपको नागपुर में फैलना पड़ेगा। कुछ स्पॉट जैसे भांडेवाड़ी हो गया, जहां आपका कचरा प्रोसेसन होता है, जहां पे आग लगती है, धुआं, लोगों का रहना मुश्किल होता है, या कुछ आपको कोराडी के तरफ से जो नागपुर शुरू होता है वहां लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे थर्मल पावर प्लांट उस तरफ में है। पर ऐसा होता नहीं है। ये एक स्टोरी है हमारे मेरे कमेंट के साथ कि वो लॉकडाउन के बाद फिर से, ये बहुत रहा, मई 18 की स्टोरी है। इसके बाद हम बात करते हैं लेक्स एंड रिवर्स एंड सिटीज की। मेरे शहर के नदियों की यह हालत है, आपके शहर के नदी और तालाबों की भी यही हालत होगी। चलिए कुछ फोटोग्राफ देख लेते हैं पूरे देश के। गंगा रिवर, यमुना रिवर, कहानी एक है। हमारे शहर की नाग रिवर, पीली रिवर, लेक की बात हाल ही में अंबाझरी लेक में स्विमिंग करने का परमिशन दिया गया था, लोक सत्ता ने स्टोरी किया, उसमें मेरा कमेंट लिया उन्होंने, और फिर उसमें पाया गया कि अंबाझरी लेक जो हमारे सबसे क्लीन लेक में हम मानते हैं, वो भी ह्यूमन कंजम्पशन तो दूर की बात है साहब, स्विमिंग करने के लायक नहीं है वो पानी। लोगों को फुंसी आने लगी, आंखों में प्रॉब्लम होने लगे। ये पुलिस लाइन टाकली लेक हमारे नागपुर में, और लेंडी लेक, लेक कहते हुए भी थोड़ा सा अजीब लगता है कि लेक कहाँ, पानी कहाँ बचा। बीच की बात करें तो आपके समक्ष वर्सोवा बीच, मरीना बीच, हर जगह की कहानी एक ही है। कुछ तथ्य आपके सामने है कि 2.2 बिलियन पीपल लिव विदाउट एक्सेस ऑफ सेफ वाटर। 2.2 बिलियन, नॉट मिलियन, बिलियन लोग सेफ पानी उनको नहीं मिल रहा है ग्लोबली, यूनाइटेड नेशन कह रहा है। 2.3 बिलियन पीपल लिव इन वाटर स्ट्रेस कंट्रीज। वाटर स्ट्रेस कंट्रीज मतलब वो देश जिसमें पानी की कमी है, जो पानी के कारण स्ट्रेस है। ऐसे में 2.3 बिलियन लोग रह रहे हैं हमारे विश्व में। पानी, हवा के बाद अगर कोई और हमारे लिए मुश्किल है तो वो आज है पानी। ये देखिए, लेस देन 50% ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर इज सेफली ट्रीटेड इन 24 आउट ऑफ 75 कंट्रीज। मतलब ये, एंड मोस्ट ऑफ द 75 कंट्रीज आर हाई इनकम कंट्रीज। मतलब 75 देश जो हाई इनकम देश है, उसमें भी केवल 50% ही ऐसे हैं जो अपने, सॉरी, उसमें सिर्फ 24 देश ऐसे हैं
जो अपने 50% सीवेज को ट्रीट कर रहा है, मतलब 75 विकसित देश, उसमें से केवल 24 है जो अपने 50% सीवेज को ट्रीट कर रहा है। 100% करने वाला तो कोई भी नहीं है। अब डोमेस्टिक वेस्ट वाटर क्या है, सीवेज क्या है? हमारे घरों से निकलने वाला वेस्ट वाटर, किचन, टॉयलेट, बाथरूम से। अगर हम नागपुर की बात करें तो नागपुर में टोटल 600 MLD, मिलियन लीटर्स पर डे, बिलियन, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, और 600 मतलब 600 के बाद 600 मिलियन, 600 के बाद 6 शून्य लगाने पड़ेंगे। तो इतना सीवेज 600 MLD रोज हमारे नागपुर में जनरेट होता है। नागपुर महानगर पालिका ट्रीट कर रहा है 200 MLD, और महाजन को 135 MLD ट्रीट कर रहा है भांडेवाड़ी में ही, और करके पाइपलाइन के थ्रू कोराडी लेके जा रहा है और जाके अपने थर्मल पावर प्लांट में यूज कर रहा है। दिस इज अ यूनिक एग्जांपल ऑफ रीयूज ऑफ सीवेज, रिसाइकिल एंड रीयूज ऑफ सीवेज। ब्रिलियंट आइडिया था ये कि नागपुर महानगर पालिका अगर सीवेज ट्रीट नहीं कर पा रही है तो सीवेज बेच दे। अब आप बोलोगे घर से निकलने वाला मलमूत्र को कोई बेच दे? सीवेज है, गंदा है। देखिए सीवेज, अगर आपके इसमें कोई साइंस के हैं, जानते होंगे कि अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की बात करें, जो मेरा गढ़ है बेसिकली, तो उसमें सीवेज जो है उसका बीओडी सीओडी बहुत कम होता है। बीओडी अराउंड 200 मिलीग्राम पर लीटर एंड सीओडी अराउंड 400 मिलीग्राम पर लीटर, तो बहुत आसानी से ये ट्रीट हो जाता है। तो सीवेज को ट्रीट करके रीयूज करना बहुत आसान है। थर्मल पावर प्लांट में भारी मात्रा में पानी लगती है, और मैं थोड़ा सा स्लाइड पीछे लेके जा रहा हूं। मैं आपके समक्ष सुरभि के द्वारा लिया हुआ ये फोटोग्राफ्स दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये थर्मल पावर प्लांट के सामने में जहां से इनको पानी लेने के लिए ये आर्टिफिशियल लेक है, ये लगभग सूख गया है। तो अब थर्मल पावर प्लांट में पानी की जो किल्लत है, ये हर साल सूखता है। उसको कम करने के लिए ये लगाया गया कि भाई हम ट्रीटेड सीवेज को हम ट्रीट करेंगे, सीवेज को ट्रीट करेंगे और फिर उसको ले जाके रिसाइकिल एंड रीयूज करेंगे। इसलिए महाजन को ट्रीट कर रहा है सीवेज को, और उतने दूर पाइपलाइन से लेके जा रहा है कोराडी, और वहां जाके यूज कर रहा है, रीयूज कर रहा है। 3 billion people lacked a basic hand washing facility with soap and water at home. 2017 तक 3 बिलियन पीपल के पास हाथ धोने के लिए पानी नहीं था पूरे विश्व में। अगर आप देखेंगे तो पानी की किल्लत किस मामले में आगे बढ़ी है, आप देख सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे जो वाटर बॉडीज है उसको किसने पल्यूट किया। अगर हम नदियों की बात करें तो उसके लिए मुख्यतः 2 कारण है नदियों के पल्यूट होने के। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज, हमारे घरों से निकलने वाला जो सीवेज है उसे हम ट्रीट नहीं करते, मतलब हम तो नहीं करेंगे, सरकार भी नहीं कर रही है। और डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल एफेक्ट, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला गंदा पानी। अब कानून है, जैसा मैंने आपको बताया, कि औद्योगिक इकाइयां अपने वेस्ट वाटर को फेंक नहीं सकती, उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। मगर उसके बाद भी चुपचाप बारिश के दिनों में बारिश के पानी में मिला के रात को अनट्रीटेड वेस्ट वाटर डिस्चार्ज हो ही रहा है, तभी हमारी नदियां आज भी साफ नहीं हुई हैं, और सीवेज तो जा ही रहा है। दुर्भाग्य की बात है कि आज भारतवर्ष में कोई भी ऐसा शहर नहीं है, आई रिपीट, कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो जितना सीवेज जनरेट करता है पूरा सीवेज ट्रीट करता है। कोई भी ऐसा हमारे शहर नहीं है जो पूरे सीवेज को ट्रीट कर रहा। गांव की बात आप छोड़ दीजिए। इसके सिवा अगर हम लेक्स की बात करें तो आइडल इमर्शन, मूर्ति पूजा और मूर्ति का विसर्जन करना, सॉलिड वेस्ट डंप करना, एंड मल्टीपल यूज ऑफ वाटर बॉडीज। जैसे कि आप जानते हैं नागपुर में भी अब जगह में कि गणपति विसर्जन और देवी विसर्जन के समय भारी मात्रा में मूर्तियों का विसर्जन तालाबों में होता है, भारी मात्रा में। मैं, जैसा कि मेरे इंट्रोडक्शन में बताया गया कि मेरी जो रोजी रोटी है वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब करता हूं। इसके सिवा हमारा एक एनजीओ है, ग्रीन विजिल फाउंडेशन करके। मैं आपको बता दूं कि एनजीओ बोले तो ऐसा लगता है पैसे छापने की मशीन,
तो इसलिए हमने शुरू दिन से ये निर्णय लिया था कि हमारा जो एनजीओ है वो कमर्शियल नहीं होगा, मतलब हम किसी से भी एक पैसा नहीं लेंगे ये एनजीओ चलाने के लिए। और पिछले 12 साल से हम खुद के पैसे से ये एनजीओ चला रहे। हमारे साथ 60 के करीब बच्चे काम करते जो एक पैसे भी नहीं लेते। एक जुनून है जो ग्रीन विजिल फाउंडेशन को चला रहा है 12 साल से, और इसी के कारण हमें 66 लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल अवार्ड मिले। बात करते हैं गणपति विसर्जन का। आप देख सकते हैं, आप सब जानते हैं कि नागपुर शहर में क्या हालत थी। हम जब 2010 में शुरू किए थे ये मुहिम कि जो गणपति की मूर्तियां हैं वो पीओपी की होती है आजकल, और पीओपी घुलता नहीं है पानी में, और पीओपी में पेंट यूज होता है जिसमें हेवी मेटल्स वगैरह रहते हैं। तो हमें ये कहना था कि अब निर्माल्य हमें दे दे, नागपुर महानगर पालिका उससे खत बनाएगी, कंपोस्ट, और मूर्तियों का विसर्जन आर्टिफिशियल टैंक में करे। 2010 में हमारी बात हार्डली कोई सुनता था। वक्त बदला, लोग जुड़ते गए, कारवा बनता गया, और 2021 और 22 में गणपति विसर्जन, देवी विसर्जन में नागपुर महानगर पालिका ने सारे तालाबों को बैरिकेड कर दिया। सारे तालाब बैरिकेड हो गए, और यकीन मानिए करीब 2.5 लाख मूर्तियों का विसर्जन आर्टिफिशियल टैंक में। 2.5 लाख मूर्तियों का विसर्जन, ये नागपुर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। उस प्रयास के बारे में मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये तो अब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं। हम सब जानते हैं, जैसे देखिए गणपति जी जो है, अच्छा ये जो हमारे मैं बंगाली हूं, तो ये सेशन में कोई बंगाली है? चलिए नहीं है, अच्छी बात है, मतलब खुल के बोलता हूं फिर। गणपति विसर्जन में, गणपति पूजा में गणपति जी अकेले आते हैं, घर में बैठते हैं, और एक छोटा सा मूषक रहता है। पर हमारे बंगालीज में अगर आप देखेंगे, हमारी जब दुर्गा देवी आती है तो सपरिवार आती है। दुर्गा देवी आएंगी हर साल, शेर पे बैठ के आएंगी। पहले शेर छोटा होता था, आजकल शेर भी बहुत बड़ा होने लगा है। आजकल स्पर्धा होने लगी है किसकी दुर्गा प्रतिमा कितनी बड़ी हो। महिषासुर, महिष पे बैठा हुआ असुर, हर साल उसको मरना है। उसके बाद भी हर साल आता है भैंस पे बैठ के। और पहले तो असुर छोटा सा होता था, आजकल तो असुर का जो बॉडी बिल्डिंग करके एकदम जॉन अब्राहम बन के आता है। तो आप देखिए दुर्गा देवी हर साल महिषासुर को मारेंगी, और उसी के साथ साथ 4 बड़े बड़े मूर्तियां विसर्जित होगा। दुर्गा देवी, वाहन शेर, महिषासुर और भैंसा, ये बड़े बड़े मूर्तियां नदी में जाएगी, तालाब में जाएंगी। और अकेले नहीं आती है, परिवार के साथ। कार्तिक जी उनके वाहन मोर के साथ, गणेश जी उनके वाहन चूहे के साथ, लक्ष्मी जी उनके वाहन उल्लू के साथ, और सरस्वती जी उनके वाहन बतख के साथ। तो एक दुर्गा पूजा, इतनी सारी मूर्तियों का विसर्जन हमारे वाटर बॉडी में। और इसके बाद हम प्रश्न पूछते हैं कि हमारे देश के, भारत देश नदियों के लिए जाना जाता है, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, इतनी सारी नदियां। जो मुझे जानकारी है कि हमारे देश में जो नदियां बहती हैं उसमें सारी नदियां हैं और सिर्फ एक नद है, सारी स्त्रीलिंग है और एक पुल्लिंग है, और वो है ब्रह्मपुत्र। ये मैंने पढ़ा था, जो गलत भी हो सकता हूं। लक्ष्मी जी का वाहन हाथी है? नहीं सर, माफ करिएगा, मैं बंगाली दुर्गा पूजा की बात कर रहा हूं। लक्ष्मी जी का वाहन हमारे बंगाली में उल्लू है। तो बचपन से सर, बचपन से यही देखते आ रहा हूं। यार ये अनिकेत, ये हॉस्टल में लक्ष्मी जी का वाहन हाथी रखा था क्या रे? यस सर, हमारे यहाँ तो हाथी रहता है। हे भगवान, क्या कर रहा रे? नहीं ना सर, सच में हाथी रहता है। नेट पे देख ले, नेट पे देख ले। मैं पहली बार उल्लू देख रहा हूँ। गरुड़ इनका, विष्णु जी का गरुड़ है, और लक्ष्मी जी का हाथी है। ये उल्लू दिख रहा है तेरे को?
देख रहा हूँ, मैं कंफर्म करूंगा सर। देख ले बाबा कौन सा वाहन कहाँ दे गए। एनीवे ठीक भैया है, देखो ठीक इस है। पे चर्चा नहीं करेंगे, ये धर्म पे चर्चा हो जाएगी और आजकल बहुत सेंसिटिव इशू है भाई। फिर ऐसा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के दो एक स्टूडेंट ने मिलकर लक्ष्मी जी के वाहन बदल दिए, फिर हमारे वाहन बदल दिए जाएंगे। मत कर भाई, जान दे, जो जिसको जो वाहन है लेने दे। मेरा कंसर्न है इतनी मूर्तियां तालाब में जाती है, इतनी मूर्तियां पीओपी की मैक्सिमम। तो हमने इसको रोकने की कोशिश करी और नागपुर शहर में सफल हुए। द एफर्ट्स बाय कॉमन मैन, जैसा मैंने आपको बोला था, आम आदमी का प्रयास। ये देखिए जो लोग नागपुर में रहते हैं वो देखेंगे पीछे में फुटाला लेक है, एकदम निर्मल स्वच्छ है और सामने में आर्टिफिशियल टैंक है। गणेश जी की विसर्जन आर्टिफिशियल टैंक में हो रहा, हम और हमारे पूरे वॉलंटियर्स खड़े हैं। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जब आम आदमी आके काम करता है तो प्रशासन, सत्ता पक्ष, विपक्ष, राजनेता, राष्ट्र नेता, अभिनेता, सभी लोग आपको मदद करते हैं, क्योंकि आम आदमी अपने हक के लिए लड़ रहा है, आम आदमी बदलाव लाने के लिए लड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं, हमारे माननीय कलेक्टर महोदय श्री अश्विन मुदगल जी हमारे हौसला अफजाई के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल टैंक में विसर्जन हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे ग्रीन विजिल फाउंडेशन, हम लोग पिछले 10 साल से गणपति विसर्जन के 10 दिन, एक दिन नहीं 10 दिन, हम लोग फुटाना लेक के एयरफोर्स साइड में रहते हैं। ये हमारी तत्कालीन महापौर माननीय नंदा जिचकार जी आई हैं हमारे को हौसला अफजाई करने के लिए। हमारे कमिश्नर अभिजीत बांगर साहब आए हुए हैं। अभिजीत बांगर जी के बारे में हम बताएं कि वो तो आईएएस ऑफिसर थे ही, बहुत अच्छे। उनके साथ वो पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील थे। उन्होंने नागपुर के लिए बहुत अच्छा काम किया पर्यावरण के लिए। हमने जब उनके समक्ष रखा कि सीमेंट रोड बन रहे हैं और पेड़ चोक हो रहे हैं, तो माननीय अभिजीत बांगर जी ने 9,000 पेड़ों को डीचोक किया। मैं फिर से बताना चाहूंगा, 9,000 पेड़ों को डीचोक, मतलब सीमेंट को हटा के वहां पे कैरी बना के मिट्टी डाल के पानी डाल के हमारे माननीय आयुक्त श्री अभिजीत बांगर जी ने किया। अच्छे लोग हैं, उन्हीं के बदौलत आज दुनिया टिकी है। उनके साथ पीछे में हमारे अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी साहब हैं, ये भी स्वच्छ भारत के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभिजीत बांगर जी अभी नवी मुंबई के कमिश्नर हैं। ये हमारी टीम है जो हमने इतने सालों से हम जो काम कर रहे हैं। ये कुछ वाटर मॉनिटरिंग हम करते हैं। मगर इतने कुछ करने के बाद भी अगर हम पिछले कई सालों से हम देखेंगे तो इसमें हम ये देखते हैं कि 2019 से अगर हम 2020 से हालात बदल गए, 2019 से अगर हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि फुटाला लेक हिट हार्ड बाय आडल इमर्शन, फुटाला सलाइन पर है, बचा नहीं पाए, तालाबों को ऑक्सीजन का प्रमाण हुआ कम। यही कहानी हर साल की, यही कहानी है। पर पिछले 2 साल से रोक दिया गया है विसर्जन को, तो एक परिवर्तन हमें दिख रहा है। ये जो फोटोग्राफ्स है, आप लोग बता सकते हैं ये काहे का फोटो है? एनीवन? ये पहाड़ किसके हैं? कचरे का फोटो है डंपिंग यार्ड, डंपिंग यार्ड, एग्जैक्टली डंपिंग यार्ड, डंपिंग यार्ड। ये डंपिंग यार्ड है, हमारे भांडेवाड़ी डंपिंग यार्ड। भांडेवाड़ी का। ये देखिए चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने कि सॉलिड वेस्ट जनरेशन, नागपुर 1250 मेट्रिक टन सॉलिड वेस्ट जनरेट करता है और ट्रीट करते हैं हम सिर्फ 200 मेट्रिक टन, अर्थात 1050 मेट्रिक टन हम हर साल, हर दिन, सॉरी हर दिन भांडेवाड़ी में डंप कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर अगर एक टोटलिंग किया जाए तो हमने ये फरवरी 2012 से लेके 2021 के दिसंबर तक कितना जनरेट हुआ, कितना ट्रीट हुआ, कितना डंप हुआ, आपके समक्ष है सर। आप देख सकते हैं कि फरवरी 2012 से लेकर दिसंबर 2021 तक 32 लाख मेट्रिक टन सिर्फ जमा है। 32 लाख मेट्रिक टन कचरा
जमा है। अभी हाल ही में एक सिग्मा करके कंपनी है, उनको ऑर्डर दिया है नागपुर महानगर पालिका ने कि जो लीगेसी वेस्ट है, मतलब जो पड़ा हुआ वेस्ट है, ये इसको खाली किया जाए। कंपनी काम कर रही है। नागपुर महानगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि कुछ 10 लाख मेट्रिक टन का काम दिए थे, 7 लाख मेट्रिक टन साफ हो गया है। पता नहीं, मतलब इतना ज्यादा वहां पे है कि जब तक कम से कम 50% क्लियर ना हो जाए तब तक ऐसा नहीं लगता है कि नजर में नहीं आएगा। तो सॉलिड वेस्ट के साथ होना क्या चाहिए? देखिए, सॉलिड वेस्ट सबसे पहले तो सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट जरूरी है। ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट। जो वेट वेस्ट है, गीला कचरा, गीले कचरे को ट्रांसपोर्टेशन करके कंपोस्टिंग किया जा सकता है या घर पे भी कंपोस्टिंग किया जा सकता है। गीले वेस्ट को आप कंपोस्ट बनाएं, घर में बनाएं, या आप दे दें वो भांडेवाड़ी में जाके बने, और उससे फिर मैन्योर बने, खत बने, और जो आप बेच भी सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मगर याद रखें, सॉलिड वेस्ट से बना हुआ कंपोस्ट आप डायरेक्टली खेत में यूज नहीं कर सकते। उसके साथ आपको NKP मिलाना ही पड़ेगा। अगर ऐसा लगता है कि सॉलिड वेस्ट से बन गया खत और जाके मैं इसको यूज करूंगा, नहीं हो पाएगा। उसमें न्यूट्रिशन की थोड़ी कमी रहती है, आपको NPK डालना पड़ेगा। मुद्दा ड्राई वेस्ट का है, सूखे वेस्ट का। सूखे वेस्ट को आप क्या करोगे? हम कुछ नहीं कर रहे। मेरा मानना है कि सूखे वेस्ट से हम ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कचरा जो होता है ना, सूखे कचरे का कैलोरीफिक वैल्यू काफी ज्यादा होता है, 9,000 से 10,000 किलो कैलोरी। तो इससे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें या बायोगैस जनरेट करें, तो दैट विल हेल्प अस इन गेटिंग ए ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं। यही सोच के साथ आगे बढ़ के जबलपुर में हिटाची कंपनी के टेक्नोलॉजी के ऊपर में एसएल ग्रुप, एसएल मतलब जी टीवी वाले, एसएल ग्रुप ने एक प्लांट बनाया है जिसमें मास बर्न टेक्नोलॉजी के जरिए कचरे को करीब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे जलाया जाता है। उसमें स्टीम बनता है, उस स्टीम से टरबाइन चलता है, और उस टरबाइन से बिजली उत्पादित होता है। सोच अच्छी है, हमारे पेरिस एग्रीमेंट के रास्ते पे है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आज आप देखोगे कि हर जगह पे कचरे से कंपोस्ट बनाओ, कंपोस्ट बनाओ, यही चल रहा है। अमिताभ बच्चन जी भी बोल रहे हैं, सरकार भी बोल रही है। मगर इतना कंपोस्ट का करोगे क्या बंधु? कहां यूज करोगे इतने कंपोस्ट का? तो इसलिए मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है, हमें सॉलिड वेस्ट से बिजली बनाना चाहिए। ये मेरी सोच है। अगेन, गीला कचरा बोलने की बात नहीं है। गीला कचरा, सूखा कचरा अलग करो। एफर्ट्स बाय कॉमन मैन, बाजारों में जाकर, घरों में जाकर, स्ट्रीट प्ले के जरिए हम करते हैं, पथनाट्य के जरिए बस्ती में जाकर, हर जगह पे स्वच्छ भारत मुहिम चलाकर, वॉइस योर कंसर्न। आपको कुछ लगता है तो आप ये बोलिए। हमारा अगला टॉपिक जो हम शॉर्ट में ले रहे हैं, आज बाद में लेंगे, कि प्लास्टिक बैन महाराष्ट्र में। हम आज बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन की। आपको बता दें कि हमारे माननीय पंत प्रधान जी ने प्लास्टिक बैन 1 जुलाई से सारे देश में उन्होंने आह्वान किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन का आह्वान किया उन्होंने। पर महाराष्ट्र में जो बैन आया था, वो बैन ब्लैंकेट बैन था, एकदम से प्लास्टिक बैन, जो 23 मार्च 2018 को आया था। बाद में 3 मंथ तक उसको एक्सटेंड किया गया। क्यों? प्लास्टिक से प्रॉब्लम क्या है? अगर हम ग्लोबली देखें तो प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर ले, प्लास्टिक बायोडिग्रेड नहीं होता है, सदियों तक रहता है। हमारे घरों से जो प्लास्टिक निकलता है उसका करीब करीब 20% सिंगल प्लास्टिक वेस्ट होता है।
प्लास्टिक की जो पन्नियां हैं वो उड़ उड़ के जाके नालों को चोक कर देती है। फिर जब बारिश आता है तो बारिश का पानी निकल नहीं पड़ता नालों से, क्योंकि नाले चोक रहते हैं, तो शहर में पानी का जमाव हो जाता है, एक बाढ़ जैसी सिचुएशन होता है। माइक्रो प्लास्टिक, छोटे छोटे प्लास्टिक 5 मिलीमीटर से भी कम भारी मात्रा में समुद्र में पहुंच गया है। और एक चीज जो है कि हम गौ माता को खाना खिलाते हैं पुण्य कमाने के लिए, और अक्सर आप देखेंगे कि ये खाना हम प्लास्टिक के पन्नी में देते हैं, और गौ माता को उतना समझता नहीं है कि पन्नी खोल के खाना खाना, वो पन्नी समेत खा जाती है। और बहुत दर्द होता है जनाब जब हम देखते हैं कि इसी फील्ड में काम कर रहे हैं कि किसी गाय के देहांत के बाद जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो उनके पेट के अंदर से 10-10 किलो प्लास्टिक निकलता है। पुण्य कमा रहे हैं हम, हर किसी की जान लेके नहीं। अगर खाना ही देना है तो कागज में दीजिए, डिग्रेडेबल है। तो सवाल ये उठता है कि नागपुर में या महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन कामयाब नहीं हो पाया, क्यों? हम अपने अगले लेक्चर में प्लास्टिक बैन पे चर्चा करेंगे जो पूरे देश में होने वाला है, सिंगल यूज प्लास्टिक। ये भारत का पोजीशन है, ये हम अगले इसमें लेने वाले थे कि हम हर साल 95 लाख टन प्लास्टिक जनरेट करते हैं, उसमें 38 लाख सिंगल यूज प्लास्टिक होता है। और प्लास्टिक बैन हमारे यहां पे क्यों नहीं कामयाब हो पाया, जिसका मुख्य कारण यह है कि आपको मार्केट में एक ऑल्टरनेटिव देना पड़ेगा। आज बोलना बहुत आसान है कि भाई प्लास्टिक बैग यूज मत करो, मगर पेपर बैग उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि आप जब पेपर बैग यूज करोगे उतने आप पेड़ काटोगे। ये शोकांतिका है सर कि हम पेड़ काटते हैं, उससे हम कागज बनाते हैं, और उस कागज पे हम लिखते हैं सेव ट्रीज, और फिर वो कागज ले जाके हम पेड़ में चिपकाते हैं। हम कहते हैं इंडस्ट्रीज पोल्यूट कर रही है। इंडस्ट्रीज क्यों प्रोडक्शन कर रही है? क्योंकि हम डिमांड दे रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा संयम करें, आ रहे अगले स्लाइड पे, तो हम भी प्रदूषण को कम कर सकते हैं। बात हो रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले ब्रुकलिन कमीशन में डिफाइन हुआ था। उसमें यही है कि आपके पास बहुत सारे चीजें हैं, आपके पास पैसा भी है, मगर अगर आने वाले दिनों में रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे जनाब? तो इसलिए नेचुरल रिसोर्सेस का इतना यूज करो कि आने वाले प्रजन्म के लिए भी कुछ बचे। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, शाश्वत विकास। डेवलपमेंट भी हो और पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे। ज्वलंत एग्जाम्पल, आप रास्ता बना रहे हैं, एनएचएआई रास्ता बना रहा है, सिर्फ रास्ते ही बनाओगे या सिर्फ डेवलपमेंट के काम करोगे तो ये पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। कुछ लोग हैं जो आज खड़े हो जाते हैं पर्यावरण के नाम पे कि हम डेवलपमेंट होने नहीं देंगे, पेड़ कटने नहीं देंगे। ये भी सरासर गलत है। डेवलपमेंट के बिना जिंदगी नहीं चलेगी, नहीं तो हम पुराने आदिम युग में चले जाएंगे, पत्थर से पत्थर लगा के आग जलाएंगे। हमें डेवलपमेंट भी चाहिए और पर्यावरण पे कम हानि हो वो भी चाहिए। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। उपाय अनेक है। आज जहां भी पेड़ कट रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, और मैं इस हैसियत से कह रहा हूं कि नागपुर शहर का जो ट्री कमेटी है, उनके जो 4 सदस्य उसमें से मैं एक। देखिए, आपको पेड़ काटने के लिए नागपुर महानगर पालिका में कुछ डिपॉजिट जमा करना पड़ता है और आपको पेड़ लगाना पड़ता है, फिर वो पेड़ बड़े हो जाते हैं तो आपको डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। यकीन मानिए 95% केसेस में लोग डिपॉजिट लेने नहीं आते हैं, अर्थात उन्होंने पेड़ नहीं लगाया है। यहां पे सख्ती की जरूरत है। अगर कंपेंसेटरी प्लांटेशन ठीक से हो तो शायद हम जो आज कह रहे हैं
कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, इसे हम काफी हद तक रोक सकते हैं। एक लास्ट स्लाइड है। बेसिकली ये जो स्लाइड है ना, ये मुझे हमारी ग्रीन विजिल की टीम लीड सुरभि जायसवाल ने दी है। मुझे ये स्लाइड बहुत अच्छा लगा, तो मैंने इसे अपने प्रेजेंटेशन में एज ए आखिरी स्लाइड करके रखा, क्योंकि ये सोच थोड़ा अलग है। ये स्लाइड समझने के पहले हमें हमारे अहंकार और हमारे ईगो को अलग रखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि हम कहते हैं इंडस्ट्री पोल्यूट कर रहा है। इंडस्ट्री क्यों चल रहा है? क्योंकि उसका प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है, तभी तो इंडस्ट्री चल रहा है। डिमांड कौन कर रहा है? डिमांड हम कर रहे हैं। अगर हम हमारे डिमांड को थोड़ी सी संयम बरत लें तो शायद हम बहुत कुछ कर सके। पहली बात, मेक गो लोकल। अगर कोई भी चीज हमें छोटी सी बात है सर, हम कोई चीज बनाना नहीं चाहते, हम रेडीमेड चाहते हैं, और हमें विदेशी ब्रांड पे बहुत ज्यादा लगाव है, विदेशी ब्रांड पे। मैं ऑलवेज लोकल का तरफदार, इसलिए नहीं कि मैं इंडियन हूं, मैं इंडियन खरीदूंगा। मैं एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से देख रहा हूं कि अगर लोकल होगा तो उस आइटम को आप तक पहुंचने में रिसोर्सेस कम लगेंगे, कम खर्चे होंगे। अगर विदेश का कोई चीज है तो उसका प्रोडक्शन से लेके आप तक पहुंचने में जो रिसोर्सेस लगेंगे वो 3 गुना होगा, और हम नेचुरल रिसोर्सेस को खर्चा कर रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे हम अनिकेत की बात कर रहे हैं, अनिकेत को घर में परम पूजनीय शिवाजी महाराज जी की एक तस्वीर लगानी है, फ्रेम करके लाया। अब एक कीला ठोकना है, उसमें वो बड़ा फोटो लगा देना है, बेहतरीन फोटो बना के लाया। अब कीले ठोकने के लिए भैया एक हथौड़ी चाहिए। बाजू में शर्मा जी रहते हैं, उनके घर में हथौड़ी है, पर अनिकेत को लगेगा कि यार मैं प्रोफेसर हूं यार, शर्मा जी के घर जाके हथौड़ी मांगूंगा? छे, क्या सोचेंगे शर्मा जी, फालतू आदमी हथौड़ी मांगने आता है। यार मैं मार्केट में जाता हूं, एक हथौड़ी खरीद के लाता हूं। अनिकेत जाता है, हथौड़ी खरीद के लाता है, एक कीला ठोकता है, फोटो लगाता है, पूजा पाठ करता है, फिर अनिकेत भी अलग, हथौड़ी कहां गया उसको पता नहीं। देखिए, आपने एक रिसोर्सेस खर्चा कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? शर्मा जी से जाके मांग लेते, भाई शर्मा जी थोड़ा दे दीजिए। दूसरा, शेयर। अब आ जाओ शर्मा जी पे। अगर अनिकेत आके मांग रहा है एक हथौड़ी 1 घंटे के लिए, तो दे दो ना। इतना क्या है, नहीं वो कहां रख दी है आपकी भाभी जी ने, हमें दिख नहीं रहा है, क्योंकि हम देना नहीं चाहते। अब भाई अनिकेत ने तो अपना ईगो छोड़ के पर्यावरण के बारे में सोचते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर होने के बावजूद आपके द्वार पे खड़ा है, शर्मा जी एक तो हथौड़ी मांग रहा है, पर आप मैं क्या करूं? तो कदम तो शर्मा जी को भी बढ़ाना पड़ेगा। ग्रो, हर चीज, कोई भी क्रॉप, कुछ भी, अगर आपके पास मौका है, जगह है, कोशिश करिए ना। थोड़ा समय लगेगा। रिपर्पस। अब कौस्तुभ चटर्जी साहब ने पेप्सी का बोतल लाया, 2 लीटर का मस्त लाया, दोस्त भाई बंधु आए, पेप्सी वेप्सी पिए, बोतल फेंक दिए। क्यों भाई? उस बोतल को थोड़ा सा डिजाइन विजाइन करके प्लांटेशन कर सकते हैं, कचरा क्यों जनरेट कर रहे हैं? बहुत महंगा टॉवेल खरीदे हैं भाई कौस्तुभ चटर्जी ने, नहाते हैं, थोड़े 2-3 महीना हो गया, टॉवल सूखने रखे थे, बाजू वाले वर्मा जी बोले, कब कौस्तुभ जी आपका टॉवल थोड़ा गंदा दिख रहा है, बाद में धोने रखे थे, वहां के अपनी
10वीं कक्षा की पढ़ाई करी है और अगर कोर्स नहीं बदल गया, किताबें अच्छी हैं, तो जब आपका चौथी कक्षा वाला दूसरा बच्चा जब 6वीं में जाएगा यूज कर सकता है, पर नहीं, नई किताबों के बिना कैसे चलेगा। एंड आखिरी वाला देखिए सर, एक्साइज रिस्ट्रिक्ट। मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं सर, आप कहीं भी इंटरनेट पे मेरे हजारों फोटोग्राफ्स है, कहीं भी देख लो सर, मैं आपको यही कपड़े में दिखाऊंगा, ब्लू जीन्स व्हाइट शर्ट या व्हाइट कुर्ता, कोई कलर ही नहीं है लाइफ में। जितना मैं चाहूंगा, जितना मैं खरीदूंगा, उतना मैं रिसोर्सेस खराब कर रहा हूं। क्या मुझे चाहिए? जो नहीं चाहिए वो क्यों क्यों करूं? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। कौन से कॉलेज में गए थे? पोड़वाल कॉलेज। पोड़वाल कॉलेज में मैं गया, वहां पे इंद्रोजीत बासु करके स्पोर्ट्स के टीचर हैं, मेरे परिचित हैं, बड़े भैया जैसे। उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया था तो मैं गया, और वहां जाके मैं क्या देखता हूं कि एक कार आई और उस कार में से 4 प्राध्यापक उतरे। तो मुझे उत्सुकता हुई, मैंने पूछा भाई ये एक कार में 4 प्राध्यापक? क्योंकि हमारी तो आदत है, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में पढ़े भैया, बड़े बड़े गाड़ी में एक एक अध्यापक आएंगे। तो हमें यह बताया गया कि ये कामठी में है पोड़वाल कॉलेज। नागपुर से जो अध्यापक गण आते हैं, वो हर दिन एक अध्यापक अपनी गाड़ी निकालता है, बाकियों को पिक करता है और कारपूल के जरिए आता है। खुद का पैसा भी बचता है, देश का ईंधन बचता है, और कार में बैठ के दोस्ती भी होती है। अब बैठे हुए हैं, चाहे आप क्रिकेट का आलोचना कर लो, या पुतिन कितना बेवकूफ है, आक्रमण किया, जेलेंस्की कितना बेवकूफ बना रहा है, इसकी आलोचना कर लो। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हम और आप कर सकते हैं, अगर हमने किया, बहुत छोटी चीजें, लगेगा हम करके क्या फायदा होगा यार, पर करो तो सही। आखिरी में ग्रीन विजिल का ये मानना है, और मेरा ये मानना है, कि बदलाव बहुत धीमी आहट से आता है। बदलाव बहुत धीमी आहट से आता है, महसूस करो, एहसास होगा। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने मुझे इतना समय दिया, आप मुझे सुने, जिसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सर। कई कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो बिल्कुल पूछिए। थैंक यू सर जी, थैंक यू। हेलो सर, हाँ जी अनिकेत बोलिए बात सर, कर किसी रहा का कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछे सर। हूँ। अनिकेत बात कर रहा हूँ सर। हाँ बोलिए। निकेत सर थोड़ा जोरात बोलाल, आवाज कमी येतोय. हॅलो, हाँ जी हाँ. बोलिए। हा सर, मला एक विचारायचं होतं. मराठीत बोललं चालेल की हिंदीत बोलू? चालेल चालेल सर, अरे क्या बात कर रहे हो यार, मराठी नहीं आएगी, हो सकता है इतने साल हो गए यार। मयूर मी को एकदा बाजू में बैठा रहता है, क्या बात कर रहा है, बोलो। फेसबुकवर एकदा वाचलं होतं सर, एक पेपर म्हणजे रिसर्च पेपरच होता शायद. त्याच्यात हाँ असं मेन्शन केलं होतं की पेंग्विनचं जे पूप असतं, हाँ कारण एका वेळी खूप सारे पेंग्विन एका ठिकाणी गोळा होतात आणि त्यांचं जे पूप असतं त्यातनं निघणारे जे गॅसेस आहेत ते ओझोन डिप्लिकेशन साठी तेवढेच कारणीभूत आहेत. याबद्दल तुम्हाला काही माहिती आहे का सर? सर देखो, उससे पेंगुइन को गलत बोल के मतलब नहीं है, क्योंकि नाही नाही, पेंग्विनना गलत नाही म्हणतोय. नहीं मतलब गलत नहीं, मतलब ये सिर्फ पेंगुइन का नहीं है, जो भी एक्सक्रीटर रहता है, जो भी इंसान रहते हैं, जितने भी हमारे गोबर ग्लास प्लांट है, ठीक है ना, गोबर गैस प्लांट में से ऊर्जा क्यों बनता है? क्योंकि बायोगैस में मीथेन होता है। बराबर. बायोगैस में मीथेन इज 55 to 65%, and methane is a major greenhouse gas. यस. ओझोन डिप्लिकेशन. इवन 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 जो खेतों की, जब हम खेतों को जब जलाते हैं, दैट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं।
ते कन्फर्म केलं सर मी. लक्ष्मीजीचं वाहन उल्लूच आहे. फक्त आम्ही फोटो दोन साईडला दोन हत्ती पाहायचो ना हार घेऊन, म्हणून आम्हाला वाटायचं की ते हत्ती वाहन आहे म्हणून. आता आईकडनं कन्फर्म केलं मी. आई म्हणते भाई नाही उल्लूच आहे अनिकेत म्हणते. भाई अनिकेत, हमारे हॉस्टल में ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं, किसी के वाहन को किसी से जो हमने भी किया है हॉस्टल में सब चलता है। बरोबर बरोबर. Hello, sir. I am myself is प्रशांत इंडे फ्रॉम बोलिए अम्बेडकर सर, कॉलेज. बोलिए सर। सर वो प्लास्टिक का जो यूज है, जैसे चाइना में सर वो रोड वगैरह बनाने के लिए हो रहा है. इंडिया में भी चालू हुआ है सर। हाँ, इंडिया में भी चालू हो गया है. इंडिया में भी माननीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में हाँ सर. ट्रायल पे रोड रास्ते बन रहे हैं जिसमें 10% प्लास्टिक यूज किया जा रहा है। ओके सर. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर। और कोई हेलो सवाल अगर है तो हम बात कर सकते हैं, अन्यथा सर वो थैंक यू सो रास्ते मच। हेलो में जो प्लास्टिक यूज हो रहा है तो फिर उसको मतलब बैन या तो उसको कुछ और वे से नहीं कर सकते हैं? मैडम देखिए, मैं आपको बताऊं कि नागपुर आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं तो नागपुर से बोल रही हूँ। हॅलो सर, गुड मॉर्निंग. मला बोलायचं होतं. मला मैडम एक एक मिनट, म्हणजे पहला वाला तुम्हाला एक जवाब दे गोष्ट दूं मैं? एक हे सांगायचं होतं, इव्हेंट सांगायचा होता. मी मैडम बोलू एक शकते का? मिनट, पहला जो अरे प्रश्न था उनको जवाब दे दूं मैं? जी प्लास्टिक वाला जो हेलो. प्रश्न था, अर्चना प्लास्टिक वाला मैडम। जो प्रश्न था उसका जवाब दे देता हूं। देखिए, प्लास्टिक में हमारे शहर में एनडीएस कार्यरत है, न्यूसेंस डिटेक्शन स्क्वाड। ये आर्मी के एक्स ऑफिसर्स है। तो कोविड के पहले नागपुर से ये पन्नी उन्नी प्लास्टिक बहुत हद तक कंट्रोल में आ गया था, मगर कोरोना में क्या हुआ कि फोकस बदल गया और तब हमारे लिए ये ठेले वाले मसीहा बन गए जो प्लास्टिक में सामान देते थे, और फिर से प्लास्टिक पिक्चर में आ गया। मगर यदि आप समाचार पत्र पढ़ते होंगे या फेसबुक में नागपुर महानगर पालिका का पेज है, वहां अगर आप देखेंगे तो फिर से पिछले 1 महीने से प्लास्टिक के ऊपर में रेड धड़ल्ले से चालू है और 1 जुलाई से देश भर में प्लास्टिक बंद होने की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से फिर से काफी हद तक प्लास्टिक न्यूसेंस पे हमको काबू मिलेगा, मगर बेचने वाला या खरीदने वाला उनको तो पकड़ो, नो प्रॉब्लम, पर उसके पहले बनाने वाले को पकड़ो। अगर बनेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। महाराष्ट्र ने जब बैन किया था तो छत्तीसगढ़ में प्लास्टिक बैन नहीं है, एमपी में प्लास्टिक बैन नहीं है, तो बनता उधर से था और महाराष्ट्र में घुसता था, नागपुर के आसपास घुसता था। मगर अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, इससे 1 जुलाई से संपूर्ण बैन है। और आज ये जो पन्नियां है वो 50 माइक्रॉन्स के ऊपर होना है और 1 जनवरी से ये 120 माइक्रॉन्स के ऊपर होना पड़ेगा। सो अगर हमने इंप्लीमेंट ठीक से किया और अगर कोरोना माता की दया हम पे बनी रही, फिर से उनका दर्शन नहीं हुए, तो उम्मीद है कि इस प्लास्टिक के इस मुहिम में हम जरूर कुछ कर पाएंगे। एक और मैडम कुछ सवाल पूछ रही थी जिनको मैंने रोका कि पहला जवाब दे दूं। यस, अर्चना मैडम। हॅलो सर, गुड आफ्टरनून. मी डॉक्टर अर्चना पत्की, बोलिए। रामकृष्ण बाग कॉलेज, कोराडी रोड, बोखारा इथनं बोलते. ओके सर, प्लास्टिक संदर्भामध्ये मी एनएसएस कोऑर्डिनेटर पण आहे. तर ओके आत्ताच आमच्याकडे जो एनएसएसचा कॅम्प झाला त्यामध्ये आम्ही म्हणजे प्लास्टिकच्या किंवा ज्या वेस्ट वस्तू असतात, जास्ती करून प्लास्टिकचा त्याच्यामध्ये यूज होतो. जिकडे तिकडे त्या म्हणजे प्लास्टिकच्या बाटल्या वगैरे आपल्याला भेटतात. तर आम्ही एक असा इव्हेंट केला होता वेस्ट इज बेस्ट मध्ये, ज्यामध्ये सर आम्ही जेवढ्या बॉटल्स होत्या त्या अशा ज्या बाहेर आता लोक कोल्ड ड्रिंक पितात किंवा काही अजून सॉफ्ट ड्रिंक वगैरे असतात, तर त्या बॉटला आम्ही कलेक्ट केल्या. त्याच्यामध्ये छान लॅम्प वगैरे बनवले आणि जितके पण आमच्या कार्यक्रमाला म्हणजे एनएसएसच्या कार्यक्रमाला जे टाकून
त्याचे गिफ्ट बनवून आम्ही त्यांना दिले. एक वंडरफुल. आमच्याकडनं एक ठेव म्हणून ज्याचं थीम होतं सर वेस्ट इज बेस्ट, ज्यामध्ये जसं न्यूजपेपर आहे तर न्यूजपेपर पासून पेपर वेट बनवले, प्लास्टिक मैडम वही कंटेंट्स मैंने आहे बोला आपल्या ना, रीपर्पस, मेरा जो लास्ट वाला था रीपर्पस, मतलब एक चीज हाँ का अगर रीपर्पज यूज हो जाता है हाँ तो उसको दूसरे में यूज कर सकते हैं. एक्झॅक्टली सर. आणि सेकंड जसं आता जिथे म्हणजे आपल्याला खूप सारे प्लांट दिसतात, पक्ष्यांना पाण्याचा प्रॉब्लेम होतोय, तर पाणी आणि त्यांचं फूड कंटेंट्स, तर या ज्या बॉटला कर किंवा सकते जे हैं, बिल्कुल वेस्टेज जे बिल्कुल. आपल्याला कंटेनर दिसतात त्याचा आम्ही दाना पाणी ऍक्टिव्हिटी घेऊन त्याचा रियूज असा केला होता सर की जिथे जिथे जसं पार्क आहे किंवा असं रस्त्यानी छोटे छोटे आम्ही असे ते बॉटल्स होतात त्याला डेकोरेट करून त्यात पाणी, त्यात काही दाणे म्हणजे काही हे टाकून सीड्स टाकून आम्ही दाना Wonderful, पाणीची मतलब पण ये सही ऍक्टिव्हिटी सोच है केली आपकी होती. कि रीयूज होना चाहिए. जितना हाँ रीयूज होगा उतना वेस्ट कम जनरेट होगा. ऍक्च्युली सर, तर बिल्कुल ती एक आम्ही बिल्कुल. छोटीशी ऍक्टिव्हिटी आमच्याकडे एनएसएस तर्फे केलेली होती सर. वंडरफुल मैडम, वंडरफुल. और मेरे कोई ख्याल से क्वेश्चन? इतने ही प्रश्न थे. यस. सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर थैंक यू मैडम. वंडरफुल डेलिब्रेशन. थैंक यू सर. सर थैंक यू सर सो फिर मच. से अपने को मिलना है थैंक यू सर. आगे के सेशन के हाँ लिए. जी, जी जी 13 तारीख कि को. उस हाँ सेशन में थैंक यू देखिए सर, ये थैंक यू तो सो मच. थैंक यू सर. आज हमने ये चर्चा करी कि वास्तु स्थिति क्या है, दशा क्या है, दिशा क्या होनी चाहिए. अगले सेशन में हम ये चर्चा करेंगे कि सरकार क्या कदम उठा रही है, यस. केंद्र सरकार और हमारे राज्य सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, उस इनिशिएटिव में कामयाबी क्या है, उस इनिशिएटिव में खामियां क्या है. इस पे हम लोग चिंतन मंथन करेंगे अगले लेक्चर में. जी सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. जय हिंद. थैंक यू. थँक्यू सर, थँक्यू मॅम. थँक्यू सर, थँक्यू मॅडम. थैंक यू सर. थैंक यू ऑल ऑफ यू. नेक्स्ट सेशन अपना 1:30 बजे से शुरू होगा. नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग फॉर लंच ब्रेक.